गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेम पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हित एवं दबाव समूह, यानी भारतीय दबाव समूहों पर नोट लिखिए, या यूँ कह सकें भारतीय हित व दबाव समूहों की समीक्षा करें। साधारण शब्दों में दबाव समूह से हमारा अभिप्राय विशेष हितों से संबंधित व्यक्तियों के ऐसे समूह से होता है जो नीति निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करते हुए अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। जब अपने हितों की पूर्ति के लिए समान हित वाले व्यक्ति किसी समूह का गठन कर लेते हैं तो ऐसा समूह हित समूह कहलाता है, और जब ऐसा हित समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए नीति निर्धारकों पर दबाव डालने की स्थिति में आ जाता है तो यह दबाव समूह कहलाता है। मापरन वीनर के अनुसार दबाव समूह अथवा हित समूह से हमारा अभिप्राय ऐसे ऐच्छिक रूप से संगठित समूह से होता है जो सरकार के संगठन से बाहर रहकर अधिकारियों की नियुक्ति, सरकार की नीति, इसका प्रशासन तथा इसके निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयत्न करता है। दबाव समूह ये राजनीतिक दलों की भांति राजनीतिक संगठन नहीं होते, क्योंकि उनका उद्देश्य चुनाव में भाग लेते हुए सत्ता प्राप्त करना और सरकार बनाना नहीं होता। इनका उद्देश्य सरकार पर दबाव डालकर अपने हितों की पूर्ति करना होता है। ये सरकार पर ऐसी नीति निर्धारित करने के लिए दबाव डालते हैं जो इनके लिए हितकारी हो। ऐसी नीति निर्धारित न करने के लिए भी सरकार पर दबाव डालते हैं जो इनके हितों के प्रतिकूल हो। यद्यपि पश्चिमी देशों की तुलना में भारत में अभी तक भी दबाव समूह अधिक सक्रिय नहीं हो पाए हैं, क्योंकि इनकी संख्या कम है और ये अधिक प्रभावशाली भी नहीं है। जैसे अगर इतिहास में दृष्टि डालें तो हमें ये अंदाज़ा भी लग जाता है कि जैसे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म एक प्रकार से एक दबाव समूह के रूप में ही हुआ, क्योंकि उस समय इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के सामने केवल भारतीय के हितों को प्रस्तुत करना था। आगे चलकर जब कांग्रेस ने एक पार्टी का रूप धारण किया तो भारत में अनेकों दबाव समूह अस्तित्व में आए। जैसे मजदूर एवं कृषक संगठनों के उदय हुए। आज़ादी के बाद तो भारत में ऐसे हजारों दबाव समूह अस्तित्व में आ चुके हैं जो देश की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। यदि भारत में दबाव गुटों का वर्गीकरण करें तो आज भारत में अनेक दबाव गुट हैं जिनकी व्याख्या करना संभव नहीं है। फिर भी कुछ श्रेणी या वर्गों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में कुछ जो दबाव समूह हैं जिनका वर्णन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। पहला, जैसे विशेष दबाव समूह के अंदर पहला है श्रमिक संघ। भारत में इस समय श्रमिक संघों का नेतृत्व बुद्धिजीवी वर्ग के हाथों में है। इन श्रमिक संघों का गठन राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि किसी न किसी राजनीतिक दल से संबंधित हो गए। भारत में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जन्म 1920 में हुआ। इसके निर्माण में कांग्रेस के नेताओं का प्रमुख हाथ था और यह आज भी कांग्रेस के प्रभाव में ही है। केंद्र और राज्यों में 1982-83 में रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियनों की संख्या लगभग 425 एवं 11,254 थी। इनमें सर्वाधिक सदस्य इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की थी और इस समय ये 4 अखिल भारतीय संगठन हैं। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो कांग्रेस से संबंधित है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो मार्क्सवादी साम्य दल के संबंधित है, तीसरी हिंदू मजदूर सभा जो साम्यवादी दल से संबंधित है, जिसे CPI कहते हैं, चौथी यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो अन्य छोटे वामपंथी दलों से संबंधित है। इनका प्रभाव सीमित है क्योंकि यह केवल शहरी या औद्योगिक क्षेत्रों में ही ज़्यादा कारगर हैं। दूसरा, कृषक संगठन। भारत कृषि प्रधान देश है और देश की जनसंख्या का अधिकांश भाग खेती करना है। यहाँ कृषक संगठनों का जन्म अपेक्षाकृत बाद में हुआ। आज भी देश में कृषक संगठन सक्रिय एवं अधिक शक्तिशाली नहीं है। 1936 में कांग्रेस के नेताओं ने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की, किंतु इसने शीघ्र ही इस पर साम्यवादियों का आधिपत्य हो गया और साम्यवादियों के नेतृत्व में हिंद किसान पंचायत का भी गठन हुआ, किंतु आपसी मतभेदों के कारण यह संगठन अधिक सक्रिय नहीं हो सका। 1980 के दशक में महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन का प्रादुर्भाव हुआ। फिर भी श्रमिक संगठनों की अपेक्षा कृषक संगठन राजनीति में कम सक्रिय हैं।
तीसरा, विद्यार्थी संगठन। कृषकों एवं श्रमिकों की अपेक्षा भारत में विद्यार्थी संगठन भी अधिक सक्रिय एवं सुदृढ़ हैं। ये राजनीतिक रूप से भी अधिक जागरूक हैं। इस राजनीतिक चेतना का मुख्य कारण है कि विद्यार्थियों का राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान रहा है और अनेक स्कूल तथा कॉलेज राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र रहे हैं। भारत में भी कांग्रेस के नेतृत्व में आगे चलकर ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ स्टूडेंट्स की स्थापना हुई। बाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना जनसंघ द्वारा की गई। युवा कांग्रेस भी छात्रों का ही संगठन है। इस प्रकार छात्रों के कई प्रकार के संगठन हैं, जैसे स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI भी इसका प्रमुख संगठन है, जो मार्क्सवादी दल से जिसका संबंध है। अब एक और छात्र संगठन आया है जिसका नाम है युवा संघर्ष समिति CYSS, जिसका संबंध आम आदमी पार्टी से है। इसके बाद महिला संगठन की बात आती है। देश में अन्य संगठनों की बात, देश में महिला संगठनों की स्थापना भी की गई, लेकिन ज़्यादा सक्रिय नहीं हो पाए। भारत में महिला सम्मेलन है, क्योंकि इसकी शाखाएं भारत में केवल नगरों के अंदर ज़्यादा हैं और ये मार्क्सवादियों के प्रभाव में शुरू में थी। इस संगठन का उद्देश्य हिंदू समाज में स्त्रियों की दशा को सुधारने, उन्हें सम्मानित स्थान दिलवाना है, किंतु अब यह संगठन क्षीण हो चुके हैं। इसके बाद सांस्कृतिक दबाव समूह की अगर बात करें तो आज़ादी के बाद भारत का उपभेद एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हुआ। इसने अमेरिका, रूस, चीन आदि देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। इन देशों के साथ मित्रता बढ़ाने के लिए विभिन्न सांस्कृतिक संगठनों की स्थापना हुई और अनेक देशों में अपने प्रतिनिधि मंडल भेजे गए और विदेशों से भी अनेक प्रतिनिधि मंडल यहाँ आए और कई सांस्कृतिक संगठनों का निर्माण हुआ। इनमें अखिल भारतीय शांति परिषद का नाम उल्लेखनीय है। अखिल भारतीय शांति परिषद अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में रूस की नीति का समर्थन करता है। और भी कई संगठन हैं जो ब्रिटेन और अमेरिका की नीति का भी समर्थन करते हैं। सांप्रदायिक एवं धार्मिक दबाव समूह भी भारत में पाए जाते हैं। इनका विशेष संप्रदाय अथवा धर्म के हितों को प्रोत्साहन देते हैं। कुछ समूह ऐसे भी हैं जिनका रूप राजनीतिक है और जिनका आधार विशुद्ध धार्मिक एवं सांप्रदायिक है। इनमें रिपब्लिकन दल, जमायत उलेमा, हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, बजरंग दल आदि आदि हैं। कुछ ईसाइयों की अखिल भारतीय सम्मेलन है, पादरियों की एसोसिएशन है, आंग्ल भारतीय एसोसिएशन है, आर्य प्रतिनिधि सभा, सनातन धर्म सभा आदि कई प्रकार की ऐसे संगठन हैं जो विशिष्ट जातियों के हितों का संवर्धन करते हैं। आजकल मारवाड़ी एसोसिएशन, वैश्य महासभा, हरिजन सेवा संघ आदि भी इसके उदाहरण हैं। इसके बाद व्यावसायिक दबाव समूह भी भारत में पाए जाते हैं। ये भी काफ़ी सक्रिय हैं। यहाँ सभी व्यवसायों से संबंधित लोगों ने अलग अलग अपने संगठन स्थापित किए हैं, जैसे वकील, डॉक्टर, शिक्षकों, सरकारी कर्मचारियों के अपने अपने संगठन हैं। और भी हैं जैसे डॉक्टरों की अखिल भारतीय मेडिकल काउंसिल, रेलवे कर्मचारियों की अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ, डाकतार के विभाग के कर्मचारियों का अखिल पोस्टल एवं टेलीग्राफ कर्मचारी संघ, शिक्षकों का अखिल भारतीय शिक्षक संघ आदि ये भी हैं। ये इसी प्रकार उत्पादकों ने भी अपने हित समूह बना लिए हैं जो अपने हितों की विवर्ती करने का कार्य करते हैं। इसके बाद गांधी जी की विचारधारा पर आधारित भी कुछ दबाव समूह भारत में बने हैं जो गांधी जी के सिद्धांतों एवं आदर्शों का प्रचार करते हैं। ये अन्य दबाव समूहों की भांति सरकार पर दबाव नहीं डालते, वरना लोगों में नैतिक व मनोवैज्ञानिक चेतना जागृत करके समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं। सरकार भी इन समूह का आदर करती है। जैसे प्रमुख हैं सर्वोदय समाज, सर्व सेवा संघ, ग्रामीण उद्योग संघ, गौ सेवा संघ, हिंदुस्तानी प्रचार सभा एवं तालीमी संघ इसके उदाहरण हैं। दबाव समूह का क्या भविष्य है, अब इसके बारे में हम जानेंगे कि भारत में दबाव समूह का विकास, इनकी कार्यशैली, इनकी सक्रियता को देखते हुए हम कह सकते हैं कि पश्चिमी देशों की तुलना में भारत के दबाव समूह न तो अधिक सक्रिय हैं और न ही इनकी कोई ज़्यादा भूमिका है। इसका कारण है कि दबाव समूहों के स्वतंत्र अस्तित्व का न होना। ये किसी न किसी राजनीतिक दल से संबंधित हैं, उनसे प्रभावित हैं और ये इस नाते इन राजनीतिक दलों के पिछलग्गू बनकर रह गए हैं। दबाव समूह की कार्यप्रणाली क्या है और ये निम्नलिखित साधनों का ये प्रयोग करते हैं। कौन से साधनों का प्रयोग करते हैं? इनमें प्रथम है प्रचार। ये प्रचार करते हैं जनमत अपने पक्ष में बढ़ाने के लिए। मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक, दैनिक समूह कई प्रकार की पत्र पत्रिकाएँ ये प्रकाशित करते हैं। ये समय समय पर सभाओं का आयोजन भी करते हैं। ये चुनाव में भाग, ये स्वयं प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में भाग नहीं लेते,
लेकिन ऐसे राजनीतिक दलों तथा उम्मीदवारों का समर्थन करते हैं जो इनके विचारों से समानता रखते हों तथा इनके हितों की पूर्ति का आश्वासन देते हों। कई बार लॉबिंग भी हो जाती है। ये शब्द अमेरिका से लिया गया है। वहाँ के राजनीतिक जीवन में लॉबिंग एक समस्या है और आज एक बड़ी संस्था भी बन चुकी है। इस दबाव समूह द्वारा सांसदों विधायकों को किसी विधेयक के पक्ष अथवा विपक्ष में मत के लिए राजी करने की नीति को हम लॉबिंग के नाम से जानते हैं। ये दबाव समूह अपने वैतनिक प्रतिनिधियों द्वारा लॉबिंग का कार्य करवाते हैं और ये लोगों विधायकों के साथ संपर्क स्थापित करते हैं और अपने पक्ष में वोट देने का प्रयत्न करते हैं। कई बार ये उचित अनुचित सभी प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं। कई बार ये रिश्वत, ब्लैकमेल आदि का कार्य भी करते हैं। इसके बाद हड़ताल और प्रदर्शन। दबाव समूह सरकार से अपनी बातें मनवाने के लिए जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए समय समय पर प्रदर्शनों का आयोजन, हड़तालों तथा संगठन करते रहते हैं। ये हड़ताल एवं प्रदर्शन द्वारा सरकार पर दबाव डालने का प्रयत्न करते हैं। कई बार ये अपने उद्देश्य में सफल भी हो जाते हैं। जनता के साथ संपर्क स्थापित करना। दबाव समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जनमत को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न करते हैं। ये जनता के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करते हैं तथा किसी भी विधेयक का समर्थन अथवा विरोध करने के लिए उकसाते हैं। ये कभी कभी जनता की दृष्टिकोण को अनुकूल करने के लिए धन भी खर्च करते हैं। ये अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जनता के दृष्टिकोण को अनुकूल बनाने का प्रयत्न करते हैं। कई बार न्यायालयों का भी सहारा लिया जाता है। दबाव समूह किसी ऐसे विधेयक जो उनके हितों पर आघात करने वाला हो, उसको रोकने के लिए ये न्यायालय का सहारा भी लेते हैं। जैसे 1969 में जब केंद्र सरकार ने कुछ बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तो उन दबाव समूह ने जिनके हितों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ना था, सरकार के इस कदम का विरोध किया और वो सर्वोच्च न्यायालय में सरकार के इस कदम को चुनौती दी थी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।